ये जानिए कि भाई साहब ये वायुमंडल क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये मान लिया पृथ्वी है, ये पृथ्वी को चारों ओर से गैसों की जो परत है वो घेरे रहती है। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत है और इस गैसों के लेयर को ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो अगर हम पृथ्वी को ऐसे देख लें, इतना पार्ट ऐसे देखें, तो देखिएगा कि ये पृथ्वी की सतह है, तो इसके ऊपर जो वायुमंडल है, हवा की जो परतें हैं, उसी को वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो हवा की जो परतें हैं, है ना, उसको वायुमंडल कहेंगे। द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ इज कॉल्ड क्या? एटमॉस्फेयर, है ना। तो पृथ्वी के ऊपर हवा की परतें या पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए आवरण को वायुमंडल कहेंगे, या पृथ्वी के ऊपर हवा की परत, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर हवा की परत, हवा की परत जो है वो वायुमंडल कहलाती है। अब देखिए इतना विशाल आपका एटमॉस्फेयर है, तो भाई ढेर सारा एयर आपको ऐसे दबा के रखा हुआ है। तो इस एयर का क्या होगा? कुछ वेट होगा, और उस वेट की वजह से ये फोर्स लग रहा होगा पृथ्वी पर। इस एयर की वजह से फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स जितने एरिया पे लग रहा होगा, ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। तो ये प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से है, तो ये कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? पृथ्वी के ऊपर हवा की जो परतें हैं उसको वायुमंडल कहते हैं, और इस वायुमंडल की वेट के कारण, है ना, बल लग रहा है नीचे, तो पृथ्वी के जितने एरिया पे ये जो बल लग रहा है उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है, इसी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करने का अलग से क्या तरीका है? सिंपल याद कर लीजिएगा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है उसे वायुमंडलीय दाब बोलेंगे, और क्या? ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर चलते चलें तो वायुमंडलीय दाब घटेगा कि बढ़ेगा? वायुमंडलीय दाब घटेगा कि बढ़ेगा? आपका उत्तर तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग जवाब दीजिए। जैसे सपोज करो कि आप पृथ्वी की सतह पर ऐसे खड़े हैं और ये आपके ऊपर हवा की परत है, ठीक है, आपके ऊपर हवा की परत है। तो पृथ्वी के ऊपर हवा की जो परत है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यही है आपका क्या? एटमॉस्फेयर। देखिएगा, व्हाट इज दिस? दिस इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। पृथ्वी के ऊपर हवा की जो परत है वो वायुमंडल कहलाती है। तो देखो, अगर आप पृथ्वी के ऊपर चलते चलो, है ना, पृथ्वी की सतह से ऊपर चलते चलो, तो वायुमंडलीय दाब घटेगा कि बढ़ेगा? तो देखो, मान लिया कि आप यहां पे थे, पृथ्वी की सतह पे ऐसे खड़े थे, तो आपको इतने एयर का प्रेशर झेलना पड़ रहा था, इतना सारा एयर आपको ऐसे दबा के रखा हुआ था, फोर्स लगा रहा था, और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर क्रिएट कर रहा था। लेकिन आप यहां पे आ गए, मान लिया यहां पे आ गए, तो अब क्या होगा? अब आपको बस इतना ही एयर का प्रेशर झेलना पड़ेगा। वेट कम गया ना, इतना माइनस हो गया। और थोड़ा ऊपर चले गए, आप यहां पे आ गए, तो अब बस इतना ही एयर का वेट आपको झेलना पड़ेगा, इतना ही एयर का वेट आप पे फोर्स लगा रहा होगा। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। उसकी एक कारण क्या हो गई कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं, एयर कॉलम की हाइट घट रही है, वायु स्तंभ की ऊंचाई घट रही है, और दूसरा एयर की डेंसिटी भी घटती चली जाती है। देखिए, इधर डेंसर है, इधर रेयरर है, तो एयर की डेंसिटी भी घटती चली जा रही है। इसीलिए आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, अधिक ऊंचाई पे जाते हैं, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे जो लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पीठ पर लेकर जाते हैं, क्यों? जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, वायु का घनत्व घटता है, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर भी घटेगा। दो कारण से प्रेशर घटता है। एक तो क्या है कि नीचे से ऊपर जाने पर एयर कॉलम यानी वायु स्तंभ की ऊंचाई घट रही है, और दूसरा एयर की डेंसिटी घट रही है। सो ओवरऑल अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटेगा कि बढ़ेगा, तो क्या कहिएगा कि भाई वायुमंडलीय जो दाब है वो घटेगा। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। कारण क्या है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व घटता है एवं वायु स्तंभ की लंबाई भी घटती है, वायु स्तंभ की लंबाई भी घटती है। तो इसको हमने लिख दिया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। और आज आपस में बातचीत नहीं हो सकती है ना, आपके कमेंट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो एक तरफा संवाद होगा, मैं ही आपसे बात करूंगा, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। एक तरफा चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर व्हेन वी गो अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज। रीजन, व्हेन वी गो अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, डेंसिटी ऑफ एयर विल डिक्रीज एंड ऑल्सो हाइट ऑफ एयर कॉलम विल डिक्रीज, है ना। तो वायु स्तंभ की ऊंचाई भी घट रही है, डेंसिटी भी घट रही है। जैसे देखो, जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनमें हमारे रेस्पेक्ट में क्या होता है? ज्यादा हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि आप पृथ्वी की सतह पे रहते हैं और एक आदमी लद्दाख वगैरह में रहता है ना, तो आपसे काफी ऊंचाई पे है, पहाड़ी क्षेत्र में है, तो यहाँ पे जो आदमी है इसमें हीमोग्लोबिन कम रहेगा। किसकी बनिस्बत? इसकी बनिस्बत। यहाँ पर हीमोग्लोबिन हाई रहेगा, क्यों? क्योंकि भाई ये ऊपर गया है, तो ऊपर गया है तो एयर की जो डेंसिटी है वो घट रही है, तो इसको सांस लेने में तकलीफ होगी, तो इसकी बॉडी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है ना। तो ये एक प्रकार का एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है ना। ये जो मैदानी क्षेत्रों में लोग रहते हैं और जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहेंगे उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा एयर की डेंसिटी कम रहने से सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसके बॉडी में एक अनुकूलन हो जाता है, इसके बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है।
तो जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे शुरुआत में, उनको शुरुआत में सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे 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 उनका बॉडी फिर अनुकूलन करेगा और उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। सो इसलिए लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो क्या होता है कि अपना सिलेंडर लेके जाते हैं, है ना। अच्छा, एक सवाल होता है कि हायर एल्टीट्यूड पर जाने से नोज ब्लीडिंग क्यों होती है? अधिक ऊंचाई पर जाने पर नोज ब्लीडिंग क्यों हो जाती है? देखिए, यहां पर कोई आदमी है पृथ्वी की सतह पे, तो यहां पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर के बराबर होता है। तो आपके ब्लड प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने बैलेंस कर रखा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ब्लड प्रेशर के लगभग बराबर होता है। लेकिन आदमी कोई माउंट एवरेस्ट पे चला गया, यहां आ गया, तो यहां आने से क्या हुआ कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घट गया, है ना, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। यहां पे क्या था, यहां पे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, आपका रक्तचाप वायुमंडलीय दाब के बराबर है। लेकिन यहां पे क्या हो गया कि आपका ब्लड प्रेशर तो वही है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, घट गया। आप जानते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, वायुमंडलीय दाब घटता है। तो नीचे से ऊपर जाने पर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, वो घटता है। तो आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर तो वही रहेगा, कितना, 120/80। ब्लड प्रेशर आपका कितना रहेगा, 120/80 ही रहेगा। यहां पे भी आने पे कितना रहेगा, 120/80। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया, ब्लड प्रेशर उतना ही है। मतलब बॉडी के अंदर का प्रेशर ज्यादा, ब्लड प्रेशर ज्यादा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया कम। तो बाहर कम प्रेशर, अंदर ज्यादा प्रेशर। तो लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाने की। तो अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया। तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना, नसों में, रुधिर वाहिकाओं में जो ब्लड है वो बाहर आना चाहेगा, तो कैपिलरीज पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जिसकी वजह से नाक की जो कैपिलरीज होती है वो काफी नाजुक होती है, तो कुछ कैपिलरीज टूट जाएगी और नोज ब्लीडिंग होने लगेगी। तो हायर एल्टीट्यूड पर जाने से, अधिक ऊंचाई पर जाने से जो नोज ब्लीडिंग होती है, नोज ब्लीडिंग होने लगेगी। इसका अर्थ ही है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर में तालमेल बिगड़ चुका है, तो नाक से खून आने लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हायर एल्टीट्यूड पर जाने से नाक से खून क्यों आने लगता है? तो बताइए, व्हाई डज नोज स्टार्ट्स ब्लीडिंग ऑन हाई माउंटेन्स? ऊंचे पर्वतों पर जाने से नाक से रक्त स्राव क्यों होने लगता है? क्योंकि प्रेशर इनसाइड द बॉडी विल बी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द बॉडी विल बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द बॉडी बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, नॉन ऑफ द अबव। तो अभी हमने कहा कि नीचे से जब आप ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, ब्लड प्रेशर उतना ही रहेगा। तो बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज्यादा। तो बॉडी के अंदर का प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया है, तो क्या होगा, नाक से खून बहने लगेगा। और यही कारण है कि देखो, जब आप हवाई जहाज से यात्रा करते हो और कोई पेन आप लेके ऊपर चले गए हो, तो ये पेन का जो स्याही है वो बाहर आ जाता है, पेन की स्याही बाहर आ जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज से यात्रा करने पर पेन की स्याही बाहर क्यों आ जाती है? क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब घटा, लिक्विड हाई से लो की तरफ जाना चाहेगा, तो लिक्विड जो पेन के अंदर जो स्याही है वो बाहर आ जाती है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पे आधारित है। जैसे क्वेश्चन है कि वाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन द इंक ऑफ द पेन स्टार्ट्स टू कम आउट, है ना। प्लेन से यात्रा करने पर जो पेन की स्याही है वो क्यों बाहर आने लगती है? ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज इन एयर प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इंक, ड्यू टू एक्सेसिव लोड, है ना। तो उत्तर होगा एयर प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से, एयर प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया सारा। अब कौन कौन से जो यंत्र है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सिद्धांत पे काम करते हैं, है ना। तो देखिए, सिरिंज याद कर लीजिएगा, सिरिंज जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सिद्धांत पे काम करता है। सिरिंज, सिरिंज जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सिद्धांत पे काम करता है। ये सिरिंज है आपका, यहाँ पे पिस्टन लगा होता है कि नहीं, ये पिस्टन लगा होता है। तो जब आप पिस्टन को ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पे वैक्यूम होगा, एयर ऊपर जाएगा, यहाँ पे वैक्यूम होगा, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। और इसको आपने लिक्विड में डुबोया हुआ है, इसके नोजल को, तो लिक्विड हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है, तो पानी अपने आप इसमें ऊपर चढ़ जाएगा। तो जब आप पिस्टन को ऊपर खींचते हैं तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना, वैक्यूम होगा, प्रेशर इधर कम इधर ज्यादा, तो लिक्विड अपने आप हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा। तो सिरिंज किस सिद्धांत पे काम करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सिद्धांत पे कार्य करता है। उसी प्रकार याद कर लीजिएगा कि जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर, ड्रॉपर वो किस सिद्धांत पे काम करता है? वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सिद्धांत पे काम करता है। आपने देखा होगा कि ड्रॉपर में इस तरह का एक ग्लास का या प्लास्टिक का बल्ब होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक रबर लगा रहता है। तो इस रबर के बलून को आप पंप करेंगे तो एयर क्या होगा, ऐसे बाहर निकलेगा, है ना। एयर, इसके अंदर जो एयर है वो बाहर आ गया। तो एयर जब बाहर आ गया तो क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे प्रेशर हाई है, तो लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है कि भाई हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाना, तो ये पानी अपने आप इसमें ऊपर चढ़ जाएगा। तीसरा देखिएगा, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जो काम करता है ना, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जो काम करता है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे ये कोई ग्लास है और इसमें कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला,
ये है कोका कोला, कोका कोला, और इसमें आपने एक स्ट्रॉ डाल दिया है, ये स्ट्रॉ डाल दिया है, ये स्ट्रॉ है, और इसको आप क्या करते हैं, ऐसे मुंह से सक करते हैं, है ना। तो इसमें जो एयर है वो ऐसे बाहर आता है, तो एयर बाहर आएगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो लिक्विड जो है इसमें ऊपर चढ़ जाएगा, लिक्विड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ अपने आप जाता है। चौथा है आपका सक्शन कप, चौथा है सक्शन कप, सक्शन कप, है ना, चूषण कप। ये सक्शन कप क्या होता है देखा होगा, ये मान लिया कि कोई दीवार है, ये मान लिया कि कोई दीवार है, ये दीवार है, तो इसमें इस तरह का एक रबर का क्या होता है, एक यंत्र होता है रबर का, और यहां से एक हुक लगा होता है ऐसे। तो जब आप इस सक्शन कप को दीवार से रखकर ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे दबाएंगे, तो इसके अंदर की जो हवा है वो बाहर निकल जाएगी, एयर बाहर निकल जाएगी, प्रेशर क्या हो गया, अंदर घट गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते हैं कि ह्यूज प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबा देगा ऐसे, तो ये दीवार से चिपका रहेगा, और इसमें आप तौलिया वगैरह कुछ भी टांग सकते हैं, लटका सकते हैं। तो आपसे सिंपल सा सवाल होगा कि निम्नलिखित में से कौन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सिद्धांत पे काम करता है, कौन नहीं करता। तो याद कर लीजिएगा कि सिरिंज, ड्रॉपर, सक्शन कप, आपका स्ट्रॉ, ये सारे के सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ये सब वायुमंडलीय दाब के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो ये सब के सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिएगा। तो सिरिंज हो गया, ड्रॉपर हो गया, स्ट्रॉ हो गया, और आपका सक्शन कप हो गया, ये सारे के सारे वायुमंडलीय दाब के सिद्धांत पे काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रा मीन्स यहाँ पे हुआ वाटर, स्टैटिक मतलब हुआ रेस्ट, प्रेशर मतलब प्रेशर। अगर कोई लिक्विड रेस्ट में है ना, मूव नहीं कर रहा है, उसकी वजह से जो प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जल स्थैतिक दाब। क्या इसको बोलेंगे हिंदी में, जल स्थैतिक दाब। क्या बोलेंगे इसको, जल स्थैतिक दाब। अगर जल या कोई भी तरल रेस्ट में है, उसकी वजह से प्रेशर कितना होगा, उसकी वजह से प्रेशर कितना होगा। जैसे सपोज करो आप, ये कोई कप लिया है हमने, ये कोई कप लिया है, और इसमें पानी है जी, उसमें क्या है, पानी है, यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है, कितने हाइट तक, h हाइट तक, ठीक है, ये h हाइट तक पानी भरा हुआ है। और मान लिया कि इस तरल का जो घनत्व है वो रो है, क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, रो, हंस नहीं रो, रो क्या है, इस जल का घनत्व है ना, और ये पानी रेस्ट में है, तो इसकी वजह से जो प्रेशर होगा, है ना, उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जल स्थैतिक दाब। तो अगर कोई वाटर या कोई भी लिक्विड रेस्ट में है, उसकी वजह से जो प्रेशर होगा, बोलिएगा प्रेशर क्यों लगेगा सर, देखिए ना, ये लिक्विड है, लिक्विड का वेट होगा, लिक्विड का वेट इसके बॉटम पे फोर्स लगाएगा, ये जितने एरिया पे फोर्स लगेगा प्रेशर क्रिएट करेगा, है कि नहीं। तो ये लिक्विड रेस्ट में है, तो भाई लिक्विड का भार है, और इस भार की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये फोर्स जितने एरिया पे लग रहा है, तो दिस फोर्स पर यूनिट एरिया विल क्रिएट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। तो वो कितना होता है उसको याद रख लीजिएगा, और किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो जल स्थैतिक दाब जो होता है, आप सबको पता होगा कि जो प्रेशर होता है वो होता है एच रो जी के बराबर, एच रो जी के बराबर, एच रो जी के बराबर। जहां पे एच क्या है, जहां पे प्रेशर क्या, जहां पे पी क्या है, जहां पे पी क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जल स्थैतिक दाब है, जहां पे पी क्या है, जल स्थैतिक दाब है, ठीक है। और एच क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, है ना, द्रव स्तंभ की ऊंचाई, ये क्या है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई या लंबाई जो कह लीजिए, यानी ये लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है। और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना, तरल का घनत्व, जैसे पानी है तो पानी का घनत्व ले लेंगे, तरल का घनत्व, तो कॉमन हमने लिख दिया, कोई भी तरल हो सकता है। और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जल स्थैतिक दाब किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो ये एच पे डिपेंड करता है। जैसे दो आपने कप लिया, एक में ज्यादा हाइट तक पानी है और एक में कम हाइट तक पानी है ना, तो ज्यादा प्रेशर किस में होगा, जिसमें ज्यादा हाइट तक पानी भरा हुआ है। उसके बाद डेंसिटी पे डिपेंड करता है, एक ग्लास में हमने पानी लिया सेम हाइट तक, एक ग्लास में हमने हनी लिया सेम हाइट तक, ज्यादा प्रेशर किस में होगा, जिसमें हमने हनी लिया है, क्योंकि हनी ज्यादा गाढ़ा होता है, हनी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। और किसी सेम प्लेस पे तो जी की वैल्यू फिक्स ही होगी। जी की वैल्यू कब चेंज करेगी, जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे, जुपिटर पे जाएंगे, इक्वेटर से पोल पे जाएंगे, तब जी की वैल्यू चेंज करेगी। किसी गिवन प्लेस पे तो जी की वैल्यू फिक्स होगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो एच पे निर्भर करता है, रो पे निर्भर करता है, जी पे निर्भर करता है। एच क्या है, एच क्या है, हाइट है, लिक्विड कॉलम की हाइट, ये वाली हाइट। रो क्या है, घनत्व, जैसे पानी है
और हनी है, तो हनी का घनत्व ज्यादा है पानी से, तो उसकी वजह से ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। तो सिंपल याद रख लीजिएगा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। सारे के सारे लिक्विड क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और कोई लिक्विड रेस्ट में है उसकी वजह से जो प्रेशर है उसे जल स्थैतिक दाब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। नोट डाउन, नोट करेंगे। पहला पॉइंट इसके बाद लिखेंगे, जैसे सपोज करें माय डियर फ्रेंड्स, ये किसी बर्तन में कोई लिक्विड है और ये लिक्विड की सतह है, तो लिक्विड की सतह से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। जैसे यहां पे कोई पॉइंट है ए, यहां पे कोई पॉइंट है बी, और यहां पे कोई पॉइंट है सी, तो बताओ कि प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा। तो याद रख लेना, ये क्या है, लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड सरफेस, ये है लिक्विड सरफेस, तरल की सतह। तो जैसे जैसे हम तरल की सतह से नीचे चलते चलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी गहराई के साथ साथ, देखिए गहराई के साथ साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, यानी पीसी ग्रेटर देन पीबी ग्रेटर देन पीए, जो बिंदु नीचे होगा उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, तो गहराई के साथ साथ हाइड्रोस्टैटिक दबाव या जल स्थैतिक दाब क्या होता है, बढ़ता है। आप पूछोगे क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो मान लिया कि कोई बिंदु ये ए है, बस यहाँ पे इतने ही लिक्विड का वेट इस पे लग रहा है, लग रहा है ना, इतना लिक्विड इसको दबा के रखा हुआ है। आप थोड़ा नीचे आ गए तो इतना ज्यादा लिक्विड आपको दबाए हुए है, यहाँ पे आ गए तो इतना सारा, ये टोटल लिक्विड आपको दबाए हुए है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि गहराई के साथ साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है ना, गहराई के साथ साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक कोई इस तरह का बर्तन है और इसमें हमने 3 जगह पे होल कर रखे हैं, ये है, ये है और एक ये है। बताइए किस होल से पानी अधिक प्रेशर से निकलेगा। तो आपने कहा कि सर जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है कि नहीं। अरे भाई ये लिक्विड की सतह है तो ये गहराई बढ़ रही है, डेप्थ बढ़ रहा है, गहराई बढ़ रही है, तो प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप देखिएगा कि ये जो है नीचे वाला जो नोजल है, नीचे वाला जो छिद्र है, उससे पानी काफी प्रेशर से निकलेगा और ये ज्यादा दूर तक भी जाएगा, ज्यादा दूर तक जाएगा पानी, ठीक है, ज्यादा दूर तक जाएगा। बीच वाला जो है इससे थोड़ा कम प्रेशर से निकलेगा, इसमें पानी थोड़ा कम दूर तक जाएगा, उससे कम दूरी पे जाएगा, है ना। और ये नीचे वाला सबसे ऊपर वाला जो है वो आपका इसमें सबसे लोअर प्रेशर से निकलेगा और इसमें दूरी सबसे कम रहेगी, दूरी सबसे कम रहेगी, है ना। तो इस सबसे कम प्रेशर सबसे कम दूरी, सबसे ज्यादा प्रेशर सबसे अधिक दूरी पे जाएगा। और यही कारण है कि जो डैम की जो दीवारें होती है, डैम की जो दीवारें होती हैं वो गहराई में मोटी बनाई जाती है, गहराई में मोटी बनाई जाती है। तो आप देखिएगा कि सबसे नीचे वाले से काफी ज्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा। जैसे मान लिया कि किसी का घर फर्स्ट फ्लोर पे है और किसी का 5th फ्लोर पे है, तो जो फर्स्ट फ्लोर वाला है ना उसके नल में बहुत प्रेशर से पानी आएगा ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर और दूरी ज्यादा तय करेगी, ये मिडिल होगा, बिल्कुल इन दोनों के मिडिल होगा इसका प्रेशर, इसमें सबसे कम होगा, ये दूरी भी सबसे कम होगी। तो मैं कह रहा था ये देखो डैम की दीवारें बॉटम में जाकर क्यों मोटी बना दी जाती हैं। डैम की जो दीवारें होती है, ये मान लिया कि कोई डैम आप बना रहे हैं, तो डैम की जो दीवारें हैं वो गहराई में जाने पर मोटी क्यों बनाई जाती है, ऐसे मोटी क्यों बनाई जाती है। तो डैम की जो दीवारें हैं वो मोटी इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, जैसे मान लिया कि इस डैम में पानी है और ये पानी की सतह है, ठीक है, ये पानी की सतह है, तो पानी की सतह से जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप गहराई में चलते चलेंगे, जैसे जैसे आप गहराई में चलते चलेंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इस हाई प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए जैसे जैसे गहराई में जाते हैं डैम की दीवारों को मोटा बनाया जाता है ताकि इस हायर प्रेशर को टॉलरेट कर सके, है ना। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, याद रख लेनी है ना, ये सारी बातें याद रख लेनी है। तो गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसी कारण बांध की दीवारें तली में मोटी बनाई जाती हैं ताकि बांध की दीवारें इस उच्च दाब को सहन कर सके, उच्च दाब को सहन कर सके। तो ये सब अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस माने जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। कोई शक, कोई शक है, शक नहीं है तो एक क्वेश्चन बनाइए। कि ये एक लेक है और इस लेक में पानी है और ये पानी की सतह है, पानी की सतह है। तो गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ता है ना, जैसे जैसे हम पानी की सतह से नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। पूछ रहा है कि इस लेक के बॉटम में एक हवा का बुलबुला है, क्या है, एयर बबल है।
अब ये एयर बबल जो है वो ऊपर उठ रहा है, तो बताइए इसके साइज का क्या होगा। तो देखो गहराई बढ़ने के साथ साथ अगर प्रेशर घटता है, पानी की सतह से नीचे जाने पर प्रेशर अगर बढ़ता है, तो नीचे से ऊपर अगर जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा। अब बताओ कि साइज में क्या होगा। तो ये काफी हाई प्रेशर पे है, ये सबसे ज्यादा प्रेशर बॉटम में ही होता है लिक्विड के द्वारा, क्योंकि इतने सारे लिक्विड का बोझ इसे सहना पड़ रहा है। तो नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर घटेगा तो ये बुलबुला जो है वो साइज में बढ़ता चला जाएगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा इंक्रीज्ड इन साइज, इंक्रीज्ड इन साइज। तो इस तरह के सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने इन सवालों का थोड़ा थ्योरी भी बता दिया और इस पे बेस्ड कुछ सवाल भी हमने कर दिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, द्रव के अंदर एक बिंदु पर दाब निर्भर नहीं करता, दाब निर्भर नहीं करता। बताइए। द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस तरल की सतह से नीचे की बिंदु की गहराई पर, नेचर ऑफ लिक्विड पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा, देखो हमने कहा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है एच रो जी के बराबर। एच क्या है? गहराई है या हाइट है, तो इस पे तो डिपेंड करेगा ही। नेचर ऑफ द लिक्विड रो पे, अलग अलग लिक्विड का नेचर अलग अलग होगा, डेंसिटी अलग अलग होगी, तो प्रेशर भी अलग अलग होगा। जी पे निर्भर करता है लेकिन शेप पे निर्भर नहीं करता। डिफरेंट कंटेनर हो, अलग अलग शेप का, उसमें सेम हाइट तक लिक्विड हो तो प्रेशर सेम होगा, सेम हाइट तक लिक्विड हो तो प्रेशर सेम होगा। जैसे मैं कहूं कि ये हमारा है बर्तन ए, ये हमारा बर्तन बी और ये हमारा बर्तन सी है, इसमें सेम हाइट तक सेम फ्लूइड भरा हुआ है, सब में पानी भरा हुआ है, सब में क्या है? वाटर भरा हुआ है, सब में पानी भरा हुआ है और सब में सेम हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो बताओ किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? ऐसे देखने से क्या लग रहा है? ऐसे देखने से लग रहा है कि इसमें पानी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें होगा, उसके बाद इसमें, और सबसे कम प्रेशर इसमें होगा क्योंकि इसमें सबसे कम लिक्विड का वेट है। लेकिन नहीं, आप पढ़ चुके हैं कि पी किस पे डिपेंड करता है? एच रो जी पे। जी की वैल्यू सेम रहेगी, सभी में पानी है तो रो की वैल्यू सेम है, और एच हाइट पे डिपेंड करता है, सब में हाइट सेम है तो प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, है ना? पैराडॉक्स समझते हैं ना, कि देखने से लग रहा है कि प्रेशर इसमें ज्यादा होगा, विरोधाभास जिसे कहते हैं। पैराडॉक्स का मतलब ये होता है ना कि देखने से लग रहा है कुछ लेकिन होता है दरअसल वो कुछ और, दैट इज पैराडॉक्स। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो अगर हम बात करें कि अलग अलग कंटेनर में लिक्विड का अमाउंट अलग अलग है लेकिन उनमें सेम हाइट तक लिक्विड भरी हुई है, तो प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है किसका? शेप ऑफ कंटेनर का, है ना? बर्तन के आकार पे निर्भर नहीं करता। बर्तन का आकार चाहे जो भी हो, उसमें द्रव की मात्रा चाहे जो भी हो, सेम हाइट तक सेम लिक्विड भरा हुआ है। बात सुनिएगा, सेम हाइट तक सेम लिक्विड भरा हुआ है तो प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, यही लिखा हुआ था ये चीज, है ना? बाकी डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन शेप पे डिपेंड नहीं करता। सेम फ्लूइड सेम हाइट तक भरा है, प्रेशर सेम होगा। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई। चलिए अब आते हैं बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट, जिसको हम उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहते हैं। उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहते हैं। यहीं से हम अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल की ओर चलेंगे जहां से सवाल पूछे जाते हैं। उत्प्लावक बल या उत्क्षेप क्या होता है, इस पर थोड़ी सी बहस करते हैं। देखिए, जब भी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डुबोया जाता है, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, ठीक है? जैसे मान लिया कि ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है और इसमें लिक्विड भरी हुई है, इसमें लिक्विड भरी हुई है, ठीक है? इसमें लिक्विड भरी हुई है यहां तक, ठीक है? और इसमें हमने एक सॉलिड को डुबो दिया। किसको डुबो दिया? एक सॉलिड को डुबो दिया, एक सॉलिड को हमने इसमें डुबो दिया, ठीक है जी? एक सॉलिड को हमने इसमें डुबो दिया, एक सॉलिड को हमने इसमें डुबो दिया। तो लिक्विड इस सॉलिड पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ये जो सॉलिड है, लिक्विड जो है, इस सॉलिड पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम एफ बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉयंट फोर्स, उत्प्लावक बल कहेंगे, उत्प्लावक बल कहेंगे या उत्क्षेप कहेंगे, उत्क्षेप कहेंगे। एफ बी मतलब बॉयंट फोर्स। तो इस बॉयंट फोर्स की वजह से लिक्विड हमेशा इसको ऊपर की तरफ पुश करना चाहेगा। जैसे किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को आपने डुबोया है, किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को आपने डुबोया है, किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को आपने डुबोया है, तो ये लिक्विड क्या करेगा? बोलता है कि नहीं भाई तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, पसंद नहीं है इसको, है ना? तो लिक्विड हमेशा इसको ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा, यानी इस सॉलिड पर ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा। और इसी बल को हम क्या बोलते हैं? इसी बल को हम क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ बी बोले तो बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट। बॉयंट फोर्स को और क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट कहते हैं। उत्प्लावक बल या उत्क्षेप कहते हैं। और दूसरा बल कौन सा लगेगा? दूसरा बल लगेगा इसका वेट, इसका वेट यानी भार। तो इसका जो भार है वो हमेशा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, और
बॉयंट फोर्स हमेशा ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, तो दोनों में खींचातानी चलती रहती है। आप देखो, अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा हो गया वेट से तो ऊपर आकर तैरने लगेगा, बॉयंट फोर्स जस्ट वेट के बराबर है तो कहीं पर भी रहकर तैरेगा, और अगर वेट ज्यादा है बॉयंट फोर्स कम है तो डूब जाएगा। तो अगर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो लिक्विड उस सॉलिड पर ऊपर की तरफ एक बल लगाती है, उस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं, और इस उत्प्लावक बल के कारण सॉलिड के वेट में क्या होती है, सॉलिड की वेट में लॉस होती है, कमी होती है ना। तो ये जो ठोस है, ठोस के भार में आपको क्या होगी, कमी महसूस होगी। इसलिए पानी के अंदर आप कोई वस्तु है तो उसका ओरिजिनल वेट पता नहीं चलेगा, ओरिजिनल वेट से कम वेट पता चलेगा। जैसे अगर कोई कुआं है, कोई कुआं है और कुएं में पानी है, कोई कुआं है और कुएं में पानी है, और एक बाल्टी से आप पानी भर रहे हैं रस्सी के द्वारा, ऐसे खींच रहे हैं, तो आप ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, और लिक्विड भी क्या कर रहा है, ऊपर फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स, बॉयंट फोर्स। तो जब तक ये बाल्टी पानी के अंदर है, जब तक ये बाल्टी पानी के अंदर है, आपको हल्की महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आप ऊपर खींच रहे हैं इसको और नीचे से पानी भी धक्का दे रहा है। जैसे आप मान लिया साइकिल चला रहे हो और आपको पीछे से कोई ऐसे पुश कर रहा हो तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा ना। वैसे यहां पे है कि कोई भी चीज अगर लिक्विड में होती है तो लिक्विड उसको ऊपर की तरफ फेंकना चाहता है, जिसकी वजह से ओरिजिनल वेट इसका पता नहीं चलेगा, कम वेट पता चलेगा। लेकिन जैसे इस पानी की सतह पे बाल्टी आएगी ना, भारी लगने लगेगा, क्योंकि अब आपको सपोर्ट करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो इसी को बॉयंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बॉयंट फोर्स कहते हैं, है ना। तो लिख दिया है मैंने यहां पे, देखिएगा कि द अपवर्ड फोर्स, बॉयंट फोर्स किधर लगता है ये भी आपको जानना है, सीधा ऊपर की तरफ लगता है। द अपवर्ड फोर्स मतलब ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा, इमर्स्ड इन अ लिक्विड, अगर लिक्विड में डुबोया जाता है तो इसे बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर लगाता है, जिसे उस द्रव का उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहा जाता है। और यही उत्क्षेप के कारण पानी के अंदर जो वस्तुएं हैं वो हल्की प्रतीत होती हैं। इसी उत्क्षेप के कारण पानी के अंदर जो वस्तुएं हैं वो हल्की प्रतीत होती हैं, है ना, हल्की प्रतीत होती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको लिख लेना है। तो उत्प्लावन बल के कारण ही पानी में डूबी हुई वस्तुएं भार में कम प्रतीत होती हैं, भार में कम प्रतीत होती हैं। ठीक है जी। तो जब किसी वस्तु को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहा जाता है, और इस उत्क्षेप के कारण ही वस्तुएं भार में हल्की महसूस होती हैं पानी के अंदर। ओरिजिनल भार नहीं पता चलेगा, भार से, ओरिजिनल भार से कम भार पता चलेगा। और यहीं से फिर आता है आपका क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी किसी वस्तु को पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी लिक्विड में डुबोया जाता है, जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो लिक्विड उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाती है, जिस बल को बॉयंट फोर्स कहते हैं। और इस बॉयंट फोर्स की वजह से वस्तु के भार में कमी आती है, वस्तु के भार में कमी आती है। तो बोल रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखो बोलता क्या है, बस इसको याद रखना कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बोला क्या गया है। बोला है कि जब भी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डुबोया जाता है तो लिक्विड उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, उस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं, और इस उत्प्लावक बल के कारण ही वस्तु के भार में कमी आती है। तो ये जो लॉस इन वेट होगा, वस्तु के भार में जो कमी होगी, लॉस इन वेट, वस्तु के भार में कमी किसके बराबर होगी, जितना उत्प्लावक बल लग रहा है किसके बराबर होगा, बॉयंट फोर्स के बराबर होगा। क्या बोल रहा है आर्किमिडीज साहब कि जब भी किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डुबोया जाता है तो लिक्विड उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाती है, जिसकी वजह से उस वस्तु के भार में कमी आती है। और भार में कमी किसके बराबर होगा, जितना बॉयंट फोर्स ऊपर लग रहा है ना। तो वस्तु के भार में कमी किसके बराबर होगी, उत्प्लावक बल के बराबर होगी। और ये उत्प्लावक बल किसके बराबर होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सॉलिड को जितना पानी में आपने डुबाया है तो अपने आयतन के बराबर पानी क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो विस्थापित तरल के बराबर, विस्थापित तरल के बराबर होगा, है ना। जैसे सपोज करो, ध्यान से सुनो आप, ये आर्किमिडीज ने जो बोला है वो स्टेटमेंट हमने यहां पे लिखा है। जैसे सपोज करो कि ये कोई बर्तन है और इस बर्तन में आपने यहां तक पानी भरा है, ठीक है, सॉरी, यहां तक आपने पानी भरा है, यहां तक आपने पानी भर दिया है, यहां तक आपने पानी भर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को इसमें डुबा रहे हैं, एक सॉलिड को इसमें हमने डुबोया। तो जब सॉलिड को इसमें हम डुबोएंगे तो क्या होगा कि जितना आयतन इसका डूबेगा सेम आयतन के बराबर ये पानी बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ।
लिक्विड इस सॉलिड को डुबोने पर क्या होगा, इस सॉलिड को डुबोने पर क्या होगा कि भाई अपने आयतन के बराबर पानी ये क्या होगा, विस्थापित करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और पानी यहाँ से आएगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो जब सॉलिड को लिक्विड में हम डुबोएंगे तो लिक्विड उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा, उस बल को हम क्या बोलेंगे, बॉयंट फोर्स, जिसकी वजह से, इस बॉयंट फोर्स की वजह से इसके भार में कमी होगी। ये भार में कमी किसके बराबर होगी, बॉयंट फोर्स के बराबर होगी। और ये बॉयंट फोर्स को नापना है तो कैसे नापेंगे, बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। जितना पानी आपने बाहर निकाला है उसका वेट के बराबर क्या लगेगा, बॉयंट फोर्स लगेगा। यही है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बस इसको याद रखना है स्टेटमेंट को, कि जब किसी वस्तु को पूरी तरह या आंशिक रूप से एक द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो इस द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगा, तरल के द्वारा, द्रव के द्वारा, सॉरी, वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होगा। तो बॉयंट फोर्स लगेगा जिसकी वजह से क्या होगा, वेट में लॉस होगा। ये लॉस इन वेट किसके बराबर होगा, बॉयंट फोर्स के बराबर। और बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। यही है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बस इतना ही याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो यहां से नहीं होगा, है ना, कि क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पे किन किन चीजों को बनाया गया है वो आपका क्या होगा, पूछा जाएगा, है ना। तो एप्लीकेशन से क्वेश्चन होगा, इसको आपको जरूर याद रखना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के उपयोग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का उपयोग हम लोग किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व का पता लगाने के लिए करते हैं, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी पता करनी है तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोमीटर, जिससे हम जल का घनत्व मापते हैं, हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। उसी तरह से लैक्टोमीटर, जिससे हम दूध की शुद्धता मापते हैं, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। शिप, सबमेरिन्स, मतलब पानी का जहाज, पनडुब्बियां, इनके डिजाइन भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पर ही आधारित होते हैं। तो बस इतनी बातें आपको याद रख लेंगे, लिखेंगे। आर्किमिडीज सिद्धांत के उपयोग, हाइड्रोमीटर, जिसको हम द्रव घनत्व मापी बोलते हैं, हाइड्रोमीटर, जिसे हम किसी भी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी माप सकते हैं। हाइड्रोमीटर जल का घनत्व माप सकते हैं। ये सब किस पे आधारित है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। तीसरा हमारा है, देखो, कि लैक्टोमीटर, जिससे हम दूध की शुद्धता मापते हैं। लैक्टोमीटर, जिससे हम दूध की शुद्धता मापते हैं, वो भी आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर काम करता है। शिप और सबमरीन के जो डिजाइन है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही उपयोग करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही उपयोग करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है जो हमने लास्ट में देखा है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने दे, बायो क्लास में मिलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्लास में ये हमारा खत्म हो जाएगा। हम लोग कुछ सरफेस टेंशन की बात कर लेंगे, केशिकत्व की बात कर लेंगे, और ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा हम आई का स्ट्रक्चर देख लेंगे और दृष्टि दोष देख लेंगे, है ना, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जहां से क्वेश्चन हुआ करते हैं, तो उसको भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। आज के क्लास की समाप्ति की घोषणा करते हैं। अगले क्लास में होगी मुलाकात आपसे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।